जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे भारत के संचार माध्यम यानी कि मीडिया संस्थानों की। भारत में मीडिया के विकास के पहले चरण को तीन हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है। 15वीं और 16वीं सदी में ईसाई मिशनरी धार्मिक साहित्य का प्रकाशन करने के लिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस ला चुके थे। भारत का पहला अखबार बंगाल गजट भी 29 जनवरी 1780 को एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट हिंकी ने निकाला, क्योंकि हिंकी इस साप्ताहिक के जरिए भारत में ब्रिटिश समुदाय के अंतर विरोध को कटाक्ष भरी भाषा में व्यक्त करते रहते थे। इसलिए जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल में अखबार का प्रकाशन भी बंद करवा दिया गया। हिंकी के बाद किसी अंग्रेज ने औपनिवेशिक हितों पर चोट करने वाले प्रकाशन कभी भी नहीं लिखे। 19वीं सदी के दूसरे दशक में कलकत्ता के पास श्री रामपुर की मिशनरियों ने और तीसरे दशक में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक, मासिक और द्विमासिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया और इस तरह से भारतीयों ने मीडिया में कदम रखे। पत्रकारिता के जरिए यह 2 दृष्टिकोण का टकराव था। श्री रामपुर की मिशनरी भारतीय परंपरा को निम्न स्तर साबित करते हुए ईसाइयों का श्रेष्ठता स्थापित करना चाहती थी, जबकि राजा राम मोहन राय की भूमिका हिंदू धर्म और भारतीय समाज के आंतरिक आलोचना की थी। वे परंपरा के उन रूपों की आलोचना कर रहे थे जो आधुनिकता के प्रति सहज नहीं थे। साथ में राजा राम मोहन राय परंपरा के उपयोगी आयामों को ईसाई प्रेरणाओं से जोड़कर एक नए धर्म की स्थापना की कोशिश में भी लगे रहे। इस अवधि में मीडिया की सार वस्तु पर धार्मिक प्रश्न और समाज सुधार के आग्रहों के संबंधित विश्लेषण और उससे भी ज्यादा भारतीयों पर यह सब बहसें हावी रही। समाज सुधार के प्रश्न पर व्यक्त होने वाले मीडिया का यह द्विध्रुवीय चरित्र आगे चलकर औपनिवेशिक बनाम राष्ट्रीय के स्तर पर विरोधाभास में विकसित हो गया और 1947 में सत्ता के हस्तांतरण तक यह कायम रहा। 30 के दशक तक अंग्रेज के ऐसे अखबारों की संख्या बढ़ती रही जिनका उद्देश्य अंग्रेजों के शासन की तरफदारी करना रहता था। इनका स्वामित्व भी अंग्रेजों के हाथों में ही था। 1861 में बंबई के 3 अखबारों का विलय करके टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना भी ब्रिटिश हितों की सेवा करने के लिए रॉबर्ट नाइट के द्वारा की गई। 1849 में गिरीश चंद्र घोष ने पहला बंगाल रिकॉर्डर नाम से एक पहला अखबार निकाला, जिसका स्वामित्व भारतीय हाथों में था। 1853 में इसका नाम बदलकर हिंदू प्रेटियट कर दिया गया। हरिश्चंद्र मुखर्जी के पराक्रमी संपादन में निकलने वाले इस पत्र ने विभिन्न प्रश्नों पर ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की परंपरा का सूत्रपात किया, यानी उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना इस पत्रिका के द्वारा करना शुरू कर दिया था। सदी के अंत तक एक तरफ तो उपनिवेशीवाद विरोधी राष्ट्रीय नेतृत्व का आधार बन चुका था और दूसरी ओर स्वाधीनता की कामना का संचार करने के लिए सारे देश में विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा था, यानी बहुत से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन में आ गए थे। भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ब्रिटिश शासन को आड़े हाथ लेने में कतई नहीं चूकती थी। इसी कारण 1878 में अंग्रेजों ने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट बनाया ताकि अपनी आलोचना करने वाले प्रेस का मुंह बंद करवा सके। इसका भारत और ब्रिटेन में जमकर विरोध हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जिसकी गतिविधियां उत्तरोत्तर मुख्य राष्ट्रवाद की तरफ झुकती चली गई। भारतीय भाषाओं के प्रेस ने भी इस रुझान के साथ ताल में ताल मिलाकर अपना विकास करना शुरू कर दिया। मीडिया के लिहाज से 20वीं सदी को एक उल्लेखनीय विरासत मिली, जिसके तहत तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में अखबारों और पत्रिकाओं का प्रकाशन होना शुरू हो गया। 20 के दशक में गांधी जी के दिशा निर्देश में कांग्रेस एक जन आंदोलन में बदल गई, यानी कि एक अलग से पार्टी का निर्माण हो चुका था। स्वयं गांधी जी ने राष्ट्रीय पत्रकारिता में 3-3 अखबार निकालने का एक योगदान दिया, लेकिन इस विकास क्रम का
एक दूसरा ध्रुव भी था। अगर इन राष्ट्रीय हस्तियों के नेतृत्व में मराठी, केसरी, बंगाली, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान एडवोकेट, ट्रिब्यूट, अखबार ए आम, साधना, प्रवासी, हिंदुस्तान रिव्यू और अभुत्य जैसे प्रकाशित उपनिवेशीवाद विरोधी तकों और स्वाधीनता के विचार को अपना आधार बना रहे थे, तो कोलकाता का स्टेटमेंट, बंबई का टाइम्स ऑफ इंडिया, मद्रास का बेल, लाहौर का सिविल एंड मिलिट्री गैजेट और इलाहाबाद का पायनियर खुले तौर पर अंग्रेजी शासन के गुणगान का विश्वास करता था। यानी बहुत से लोगों को भारतीय पत्रकार पर विश्वास था और बहुत से लोगों को अंग्रेज अफसरों पर विश्वास था। मीडिया संस्कृति का यह द्विभाजन भाषाई आधार पर ही और आगे बढ़ा। राष्ट्रीय भाषाओं का पक्ष लेने वाले अंग्रेज के अखबारों की संख्या गिनी चुनी ही बच गई। अंग्रेजों के बाकी अखबार अंग्रेजों के पिट्ठू बन चुके थे। भारतीय भाषाओं के अखबारों ने खुलकर उपनिवेशीवाद विरोधी आवाज उठानी शुरू कर दी। अंग्रेज समर्थक अखबारों के पत्रकारों के वेतन और सुविधाओं का स्तर भारतीय भाषाओं के प्रकाशन में कार्यरत पत्रकारों के वेतन आदि से बहुत अच्छे थे। यानी इन दोनों को जो सैलरी मिलती थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाता था। ब्रिटिश समर्थक अखबारों को खुला विज्ञापन मिलते थे और उनके लिए संशोधन की कोई कमी भी नहीं थी। उपनिवेशीवाद विरोधी अखबारों का पूंजी आधार कमजोर था, इसलिए अंग्रेजी पत्रकारों को महत्व को देखते हुए जल्द ही मालविया, मोहम्मद अली, एनी बेसेस, मोतीलाल नेहरू आदि ने राष्ट्रवादी विचारों वाले अंग्रेजी अखबार जैसे कि लीडर, कॉमरेड, मद्रास स्टेट्स न्यूज, इंडिपेंडेंट, सिंधी ऑब्जर्वर की शुरुआत की। दिल्ली से 1923 में कांग्रेस का समर्थन करने वाले भारतीय पूंजीपति घनश्याम दास बिड़ला ने द हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन शुरू कर दिया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी के राष्ट्रवादी अखबार नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की, जिसका विवाद हाल ही में देखा गया था। 1826 में कोलकाता से जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मॉडर्न नामक पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया। हिंदी मीडिया ने अपनी दावेदारी 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पेश की, जब गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप, बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका शरण वाजपेयी ने भारत मित्र, महेश चंद्र अग्रवाल ने विश्वामित्र और शिव प्रसाद गुप्त ने आज की स्थापना की। एक तरह से यह हिंदी प्रेस की शुरुआत हुई थी। इसी दौरान उर्दू प्रेस की भी नींव रखी गई। अब्दुल कलाम आजाद ने उल हिलाल और उल विलाब के प्रकाशन शुरू किए और मोहम्मद अली ने हमदर्द का प्रकाशन किया। लखनऊ से हकीकत, लाहौर से प्रताप और मिलाप और दिल्ली से तेज का प्रकाशन होने लगा। बांग्ला में संध्या, नायक, बसुमती, हितवादी, नवशक्ति, आनंद बाजार पत्रिका, जुंगातर, कृषक और नवजुग जैसे प्रकाशन अपने अपने दृष्टिकोण को उपनिवेशीवाद विरोधी अभियान में भागीदारी के रूप में प्रकाशन करना शुरू हो गए। मराठी में इंद्र प्रकाश, नवकाल, नवशक्ति और लोकमान्य, गुजराती में गुजराती पंच, सेवक, गुजराती समाचार और वंदे मातरम, दक्षिण भारत में मलयाला, मनोरमा, मातृभूमि, स्वराज, अल अमीम, अलियाला राज्यम, देशभिमानी, संयुक्त कर्नाटक, आंध्र पत्रिका, कल्की तंकी, स्वदेश मित्रता, देशभक्तम और दिनमणि, यह सभी साथ मिलकर इसमें भूमिका निभा रहे थे। यानी सभी भाषा में इतने लोगों ने अखबारों की शुरुआत कर दी थी। यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि यह राष्ट्रीय मीडिया किन मायनों में राष्ट्रीय था। इसमें कोई शक नहीं है कि सभी पत्र पत्रिकाएं ब्रिटिश शासन की विरोधी थी, लेकिन उपनिवेशीवाद विरोधी आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर उनके बीच वैसे ही मतभेद थे जैसे कांग्रेस और अन्य राजनैतिक शक्ति के बीच इस वक्त दिखाई देते हैं। उस वक्त भी सभी लोगों में विवाद चलता रहता था। ब्रिटिश प्रकाशन ने 1924 में मद्रास में एक शौकिया रेडियो क्लब बनाने की अनुमति दी। 3 साल बाद निजी क्षेत्र में ब्रॉडकास्ट कंपनी ने बंबई और कलकत्ता में नियमित रेडियो प्रकाशन शुरू कर दिया।
लेकिन साथ में शौकिया रेडियो क्लब भी चलते रहे। प्रेक्षकों की मान्यता है कि जिस तरह इस शौकिया क्लबों में अंग्रेजों को रेडियो की बाकायदा स्थापना करनी पड़ी, कुछ कुछ इसी तर्ज पर प्राइवेट केबिन ऑपरेटरों के कारण 90 के दशक में सरकार को टेलीविजन का आंशिक निजीकरण करने की इजाजत देने लगी। यानी प्राइवेट लोगों के द्वारा भी इस तरह की चैनलों की शुरुआत होने लगी और इसी के कारण औपनिवेशिक सरकार ने 1930 में ब्रॉडकास्टिंग को अपने हाथों में ले लिया और 1936 में उसका नामकरण ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। तब से भारत में आकाशवाणी कार्यक्रम चल रहा है। हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, वडोदरा, त्रिवेंद्रम और औरंगाबाद जैसी देशी रियासतों में प्रकाशन चालू करवा दिया गया। रेडियो पूरी तरह से अंग्रेज सरकार के प्रचार तंत्र का अंग बना। सेंसरशिप, सलाहकार बोर्ड और विभागीय निगरानी जैसे संस्थागत नियंत्रण उपायों द्वारा अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित किया कि उपनिवेशीवाद विरोधी राजनीति के पक्ष में रेडियो से एक शब्द भी प्रसारित नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात यह थी कि अंग्रेजी विरासत भारत के आजाद होने के बाद भी जारी रही। अंग्रेजों के बाद आकाशवाणी को भारत सरकार ने उस समय तक अपना दावेदार बनाने के रखा जब तक 1997 में आकाशवाणी एक स्वायत्त संगठन का अंग नहीं बन गया। यानी आजादी के बाद भी तकरीबन 50 साल तक इसे कांग्रेस सरकार या देश की सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो आज के वीडियो में हमने मीडिया संचार का पहला चरण देखा। आने वाले वीडियो में दूसरा और तीसरा चरण भी हम विस्तृत में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।